तो सिर्फ अंकिता नहीं, इवन मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ नौकरी करते हुए, ये सेक्सुअल और मेंटल हैरेसमेंट। तो आज मैं आप लोगों को एकदम रियलिटी बताऊंगी कि मुझे नौकरी करते हुए कैसे-कैसे लोगों को झेलना पड़ा एज़ अ बॉस, एज़ अ मैनेजर, टीम लीडर, एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ कस्टमर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी पर्सनल बातें शेयर करूँगी जो शायद ही कोई लड़की करती है इतने खुले में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लड़कियों को प्रॉब्लम क्या होती है जब वो जॉब करती है, क्या-क्या उनको झेलना पड़ता है। तो मैंने कॉलेज के बाद, जैसे कि आप लोग जानते हो, आपको लगता होगा मैं बहुत बोल्ड लड़की हूँ, मेरे साथ शायद ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं रख सकता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब मैंने कॉलेज के बाद जॉब करना स्टार्ट किया, मैंने 3-4 साल जॉब ही करा। तो जो मेरा पहला जॉब था वो एक इंटर्नशिप था एक न्यूज़ चैनल में। तो मेरा पहला वहाँ पे मेंटल हैरेसमेंट ऐसे हुआ था कि एक बार मैं अपने काम में बिज़ी थी, शायद से वहाँ का कोई मैनेजर, एमडी बगल से गुज़रा और सब खड़े होके उनको विश करने लगे। शायद मैं काम में थोड़ा-सा बिज़ी थी, तो मैंने देखा नहीं कौन था, और मैं इंटर्न भी थी, मेरे को नहीं पता था कि एमडी कौन है, मैनेजर कौन है, एचआर कौन है। तो थोड़े 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि मेरे केबिन में आओ। तो फिर मैं गई उनके केबिन में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं सर। अब मैं उस टाइम इतनी भोली-सी, सीधी-सी थी, तो मैं सॉरी फ़ील कर रही थी कि नहीं सर, मैं नहीं जानती आपको। तो मुझे इनडायरेक्टली कहने लगा कि मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये सब मेरे इशारों में काम करते हैं और तुम इंटर्नशिप हो। आपको इतना नहीं आता कि कोई बगल से गुज़रे तो आपको विश करना चाहिए। मैं तुम्हारे आस-पास से कितनी बार गुज़रा, तुमने मुझे कभी विश नहीं किया। अब वो इंसान सोच रहा है कि मैं अपने सारे काम-धंधा छोड़ के खड़े होके सैल्यूट मारूँ, साहब, बोलो साहब मैं नौकर हूँ आपकी। मतलब वो ऐसी रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहा है मुझसे। अब आप खुद ही सोचो कि इज़्ज़त क्या माँगने से मिलती है? इज़्ज़त क्या कोई बहुत पैसे वाला आदमी है या कोई बहुत अमीर है तो हमें उसी की इज़्ज़त करनी चाहिए? पैसों से कहीं इज़्ज़त तो ली जाती है क्या? वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर तो एचआर है, कोई बहुत बड़ा तोप भी है, तब भी तो ज़बरदस्ती इज़्ज़त नहीं माँग सकता। मुझे पता लगेगा कि हाँ, इस इंसान से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर माय टैलेंट, तो मुझे इज़्ज़त की भावना आएगी। अब तो खड़े-खड़े कहीं पे भी घूम रहा है, तो कहीं मुझे रेलवे स्टेशन में दिख जा, बाहर पब्लिक टॉयलेट में दिख जाए, तब भी मैं बोलूँ सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो, सब ठीक है? सोचने की बात है। तब मुझे उस टाइम मेरे को इतना सॉरी फ़ील हुआ, मुझे लगा यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ़ अटेंशन लेना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। और उस इंसान की इस बात से मुझे इतना फ़र्क पड़ा, इतना मैं डरी-डरी, सहमी-सहमी रहती थी। मुझे हमेशा डर रहता था कि अब मुझे सर कहीं ना बुला ले, अब मुझे कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अब मुझे सर तो नहीं देख रहे। मैं कोशिश करती थी कि मैं उस इंसान के आस-पास भी ना भटकूँ, हमेशा उसकी नज़रों से बचने की कोशिश। ये तो था मेरा पहला। और दूसरा मैं अब आपको बताती हूँ। दूसरा, उसी ऑफिस में एक बार मुझे कॉल आया कि मेरे केबिन में आओ। तो मैं गई, डरते-डरते, सहमते-सहमते, जबकि पैसे मैं कुछ नहीं ले रही थी। आई वाज़ जस्ट डूइंग इंटर्नशिप, मैं सीख रही थी वहाँ पे। तो उस इंसान ने मुझे बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग ठीक नहीं है, कपड़े ढंग से पहना करो। और यहाँ पे मेरे कॉन्फिडेंस की ऐसी लंका लगी। उसके बाद अब क्या कपड़े ढंग के, क्योंकि ढक के तो जाते ही थे। अब आपको भी पता है मैं कैसी ड्रेसिंग पहनती हूँ, कभी ऑफ चीज़ें नहीं पहनती हूँ। आपने मेरे पूरी वीडियोज़ में देखे होंगे, मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो भद्दे लगे, जो अनएथिकल लगे। उसने मुझे ऐसे बोला, उसके ये बोलने में तो सोचो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ऐसा सिकुड़ गया। मैंने कहा यार अब कपड़ों में भी कमेंट आने लग गए। मैं कहा मैं ऐसा क्या पहन रही हूँ? और मैं कपड़े बहुत नॉर्मल पहनती थी, बस थोड़ा इधर-उधर से रिप्ड होता होगा, थोड़ा-सा कुछ-कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता होगा, मेरी स्पोर्ट्स ब्रा दिख जाती होगी, मेरे ब्रा के स्ट्रैप दिख जाते होंगे, तो इस वज़ह से शायद उसने मुझे कहा कि तमीज़ के कपड़े पहना करो। अब मैं क्या बोलती? मैं था जब मुझे कपड़ों के लिए कमेंट किया गया, उसके बाद मैं और डरी-डरी, सहमी-सहमी रहने लग गई। मेरा बिल्कुल ऑफ़िस आने का मन नहीं करता था। बस मैं जैसे-तैसे सीखना है करके दिल में पत्थर रख के ऑफ़िस चली जाती थी। अब तीसरा मेंटल हैरेसमेंट कब हुआ? अब आप जब कहीं किसी ऑफिस को जॉइन करते हो, वहाँ पर हर जनरेशन के लोग होते हैं। आपके पापा की उम्र से लेके पापा के बड़ी उम्र तक और छोटे, आपसे छोटी उम्र तक। तो वहाँ पर आपको कैसे आपके काम से जज नहीं किया जाता। आप ऑफिस में क्या पहन रहे हो, आप ऑफिस में किस-किस से बातें कर रहे हो, आप ऑफिस में किससे क्या बातें कर रहे हो और ऑफिस के बाद किसके साथ घर जा रहे हो, कैसे घर जा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोक करते हो, इस वजह से आपको वहाँ पे जज किया जाता था, ठीक है? अब देखो, नो डाउट, मज़ाक नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत अच्छी तो दिखती हूँ, ठीक है? अब लोगों को चाहिए होता है अटेंशन, और वहाँ पे था एक बुड्ढा, ठरकी बुड्ढा।
वो हमारा न्यूज़ रूम हेड था, ठीक है? न्यूज़ रूम का वो पूरा हेड था और थोड़ी बहुत मेरी उनसे बातचीत होने लग गई काम को लेकर। अब उस इंसान ने मुझे कैसे जज किया मुझे नहीं पता और वो इंसान एक नंबर का ठरकी था, पियक्कड़ था, ठीक है? ये पूरे ऑफ़िस को पता था। एक दिन मुझे रात के 1:30 बजे कॉल आता है उसका। सर का फ़ोन आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं स्क्रिप्ट लिख दी थी, कुछ गलत तो नहीं करा? 1 डेढ़ बजे बताओ किसका टाइम होता है कॉल करने का? उस बुड्ढे ने मुझे 1 डेढ़ बजे कॉल किया और नशे में धुत। कहने लगा वीना, मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा मेरे लिए रोटी बना दे। अब उस टाइम मैं बहुत वैसी थी, सीधी-सी थी, मुझे नहीं पता था कि कौन सच में मेरे अच्छाई के लिए मुझसे बात कर रहा है या मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है, बुराई के लिए बोल रहा है। मुझे कह रहा है रात के 2 डेढ़ बजे कि मेरे लिए रोटी बना दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर के बाहर। मैं कहा सर मेरे घर में मम्मी आ रखी है, सब फैमिली आ रखी है, मैं नहीं बना सकती। जैसे-तैसे मैंने उसको मना करा कि सर नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। और मुझे नहीं पता था वो किस इंटेंशन से मेरे घर रोटी लेने आ रहा है। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब स्विच करी ये सोच के कि जहाँ पर मेरे काम की कदर नहीं है, मेरी इज़्ज़त नहीं है, वहाँ मैं क्या ही ग्रो करूँगी। फिर मैंने जॉब स्विच करी फिर से, फिर वहाँ पे मैंने रिज़्यूमे दिया, कुछ टाइम बाद मुझे कॉल लेटर आ गया और फिर उसके मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया है, तो मुझे पसंद हो, तुम्हारा रिज़्यूमे अच्छा है, तुम इतने टाइम से मुझे जॉइन कर लेना। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद धीरे-धीरे वो ऐसे ही मज़ाक करने लग गया कि और बता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये वो। वो तो धीरे-धीरे पर्सनल आने लग गया। मैंने कुछ दिन ऐसे ही सोचा इग्नोर करते हुए ही करके। अब यार तुम लोगों के लिए बोलना आसान है कि रैपट मार देती, तू तो इतनी बोल्ड है, तू तो ये है, तू तो कुछ भी बोल देती है। पर उस टाइम नहीं पता था यार ये सब चीज़ें भी होती है। अब पर उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं बोल पाती कि चल निकल भोसड़ी के। नहीं था कॉन्फिडेंस इतना। तो धीरे-धीरे मैंने कहा यार पैसे भी कमाने होते हैं, जॉब की भी टेंशन होती है कि यार अगर ये जॉब चली गई या फिर जो भी है। तो वो एक तरह से उसको लग रहा था कि मुझे जॉब की बहुत नीड थी, जो कि थी। तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसे खेल रहा था कि वीना तो जॉब छोड़ के जाने वाली नहीं क्योंकि उसको अभी ज़रूरत है। तो वो धीरे-धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि वो कभी-कभी अचानक से आ जाना और अजीब-सी बातें करना, मैं बता भी नहीं सकती यार, बहुत गंदी-गंदी बातें करता था। तो एक दिन दारू पी रखी थी उसने बहुत ज़्यादा, तो धीरे-धीरे कहने लगा। फिर एक दिन हम किसी क्लाइंट के पास जा रहे थे, तो मेरे को भी जाना पड़ा, तो बैठी थी मैं गाड़ी में, तो जैसे ही हम लोग ऑफ़िस पहुँचे, कह रहा कि एक किस दे दे, फिर खोलूँगा दरवाज़ा। फिर हँसने लग गया। मेरे सर में खुजली हो गई थी, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये चूतिया यार, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो कह रहा कि चल गाल में ही दे दे। मैंने कहा क्या? तुझे क्या लग रहा था मैं तेरे मुँह पे देती? हग ना दूँ मुँह पे तेरे? पता है इतना गंदा मुँह था उसका, मतलब आज भी सोचती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल दहल जाता है कि यार मैंने उस टाइम उसको कैसे छोड़ दिया। तो धीरे-धीरे उसकी हिम्मत ऐसी बढ़ती गई, फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो मुझे अपनी पर्सनल बातें बताने लग गया। मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसे बताता था, मेरी बीवी तो यहाँ जाती है, मेरी बीवी वहाँ जाती है, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है, मैं नहीं बता सकती। और वो सिचुएशन कैसी थी ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो इस लेवल पे आगे बढ़ गया था कि उसे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, और मैंने सच में वैसा ही किया। मैंने कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं किया और अगले कुछ महीनों में मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये मेरे जीवन का सबसे काला सच है, जिनको मैं अभी तक रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, उन लोगों के खिलाफ कुछ किया नहीं। और कभी-कभी ये चीज़ें मुझे ऐसे लगती है ना, अगर मेरे माँ-बाप ने खुद ऐसी चीज़ें नहीं देखी तो वो क्या ही बताएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरना कि वो गलत चीज़ें बिल्कुल ना सहें, क्योंकि ये ज़माना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप झेलोगे तो लोग और ज़्यादा तुमको कोसेंगे और ज़्यादा तुम्हें हरास करेंगे, चाहे वो। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा गलत सही में उनका हमेशा साथ दें। अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाएँ कि वो आपको अपनी पर्सनल बातें भी बता पाएँ। चाहती तो मैं अपने माँ-बाप को ये सब चीज़ें बता सकती थी, पर मुझे पता था वो नहीं समझेंगे। वो तो इसलिए मैंने उनसे कभी ये बातें शेयर भी नहीं करी। सोचो मैं आज इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में सबसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, बट मैंने अभी तक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ-बाप से ये चीज़ें शेयर करूँ कि मैं उनको बताऊँ कि मैंने क्यों अपनी जॉब छोड़ी थी, क्यों मुझे जॉब करना पसंद नहीं है। तो आज मैं खुद का ही जॉब कर रही हूँ और मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही, और मेरे अंदर इतना बड़ा फ़ोबिया हो चुका है कि मैं माँग लूँगी अल्लाह के नाम पे दे दे, पर मैं किसी के अंडर काम करूँगी नहीं। इतना ज़्यादा फ़ोबिया हो गया है मेरे अंदर। और ये बात सोचो कि मैं अपने माँ-बाप को नहीं बता सकती ये बात, क्यों? ये मेरी गलती नहीं है कि मैं अपने माँ-बाप को शेयर कर रही हूँ, ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। कभी हमारे माँ-बाप ने इतनी लिबर्टी नहीं दी। मैं जानती हूँ उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। वो लोग, उनका भी, वो भी ऐसे ही पले-बड़े हैं। तो
ये मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख दे रही हूँ जो अभी एक पेरेंट्स बने हैं। हमेशा अपने बच्चों को इतना ओपन रखो कि वो आपको कुछ भी बता सके, क्योंकि कभी-कभी हम डर के मारे नहीं बताते और गलत चीज़ें कर लेते हैं। तो इसलिए माँ-बाप इतनी लिबर्टी दो अपने बच्चों को कि वो आके बता सके, मम्मी मेरे को ये प्रॉब्लम है यार, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, और ताकि लोग ओपन हो, जैसे अंकिता और बाकी लड़की मेरी जैसी लड़कियों के साथ हो रहा है, कम से कम वो इस चीज़ से रेज़िस्ट कर सकें। हम लोग कुछ नहीं बोल पाए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ की लड़कियाँ, मेरे से छोटी लड़कियाँ अगर कभी किसी भी काम के वक़्त, जॉब या कहीं पे भी अगर ऐसा सेक्सुअल या मेंटल हैरेसमेंट झेलती है, तो पहली बात तो उसको झेलना नहीं है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, स्टॉप।